अनुप्रिया मैम का जो उन्होंने एक बुक डाली हुई थी, तो उसमें से चैप्टर 3 एंड 4 ही उन्होंने आई थिंक बोले हैं करने को। तो शुरू वाला कुछ चीज़ें तो हैं, बट आई एम नॉट डूइंग वो सब चैप्टर 1 एंड 2। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। मतलब मैम ने क्लास में भी यही कराया था। तो इसमें बेसिकली क्या बताया है कि व्हेन द बिहेवियर दे आर ओनली वीक। हाँ, सी, जब कंपटीशन परफेक्ट हो तो इन दैट केस, या परफेक्ट भी नहीं हो बट काफ़ी क्लोज हो टू परफेक्ट कंपटीशन, तो उस केस में ट्रेड पॉलिसी इंटरवेंशन की काफ़ी कम ही आर्ग्यूमेंट्स होती है। हमें पता है कि फ्री मार्केट्स बेस्ट होते हैं उस केस में, आप फ्री ट्रेड करो, वो सब बढ़िया रहता है सब, राइट। मार्केट डिस्टॉर्शंस अगर ना हो, अगर कुछ भी मार्केट डिस्टॉर्शन नहीं है, सब एकदम मार्केट्स एकदम प्रॉपर हैं, कोई इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मार्केट डिटर्मिन ट्रेड से सबसे कम रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। मतलब मार्केट डिटर्मिंड जो फ्री ट्रेड है बेस्ट रहता है। अगर मार्केट डिस्टॉर्शंस हो भी, तो भी ट्रेड पॉलिसी के अलावा जो करेक्टिव्स हो सकते हैं, कि उसके अलावा जो अच्छी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, वो यूज़ करनी चाहिए। ट्रेड पॉलिसी को उतना रिजॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई एक्सटर्नैलिटी है, आपको लग रहा है कि प्रोड्यूसर्स एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी करते जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी प्रॉफिटेबल है वो, बट एट द सेम टाइम बहुत पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, आप चाहते हो कि वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ना करे। लेट्स से मे बी जो हमारा आईसीई वाले जो इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार्स होती है, नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली कार्स, हम चाहते हैं कि उसकी उतनी प्रोडक्शन ना करे, तो उसके लिए आप अकॉर्डिंगली ईवी पर सब्सिडीज़ दे सकते हो और पेट्रोल वाली गाड़ियों पर टैक्सेस वगैरह लगा सकते हो। बट ट्रेड पॉलिसी उसके लिए इम्प्लीमेंट करना इज़ नॉट द राइट थिंग, क्योंकि ट्रेड पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू टैरिफ्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो सब इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। बट अगर हम बात करें इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव सेटिंग्स की, ये सब तो था परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, अगर कोई डिस्टॉर्शन आ भी जाती है, एक्सटर्नैलिटी वगैरह होती है, तो आप टैक्सेस सब्सिडीज़ लगाओ, बस ट्रेड पॉलिसी से दूर रहो। लेकिन अगर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव सेटिंग आती है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सब केसेस आते हैं, तो ट्रेड पॉलिसी पूरे इकोनॉमिक, मतलब ट्रेड पॉलिसी वहाँ पर काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी ना, इसके, हाँ, तो परफेक्ट कंपटीशन में अगर ट्रेड पॉलिसी यूज़ की जाती है तो उसका क्या, उससे मतलब उसका क्या रिज़ल्ट वगैरह आएगा, वो सब काफ़ी क्लियरली उसके ऊपर काफ़ी काम हो रखा है इकोनॉमिक्स में। बट जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसमें ट्रेड पॉलिसी लगाते हैं तो क्या निकल के आता है रिज़ल्ट, वो उतना क्लियरली अभी तक बात नहीं की गई है उसके बारे में। तो ऐसी पॉलिसी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगी। ऑफ कोर्स परफेक्ट कंपटीशन में पॉलिसी लगाओ तो काफ़ी आसान रहता है फिगर आउट करना, बट वही अगर आप एक गेम थ्योरी टाइप के सेटअप में पॉलिसी लगाओ तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें। एक बात तो यही है कि इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव का मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि कंपटीशन एकदम परफेक्ट नहीं है। किसी एक फर्म का लेट्स से कुछ एडवांटेज है ओवर अदर फर्म्स, बट किस सेंस में एडवांटेज है ये नहीं हमें पता, राइट। तो किसी भी सेंस में एडवांटेज हो सकता है, जैसे कि स्टैटिक या डायनामिक स्केल इकोनॉमीज़ की बात हो सकती है। मतलब कि ये बात तो क्लियर है कि किसी एक या कुछ सिलेक्ट फ्यू फर्म्स का दूसरी फर्म्स के ऊपर एडवांटेज है, बट वो किस सेंस में है। क्या वो इसलिए है क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसमें R&D का बहुत ज़्यादा काम है, तो अगर एक फ़र्म R&D में बहुत ज़्यादा शुरू में इन्वेस्ट कर देती है तो फिर वो लीड करती है और बाकी सब उसको फॉलो करते रहते हैं। या फिर क्या एड्स का बहुत ज़्यादा काम है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है, या फिर क्या क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है, वैरायटी कितनी है प्रोडक्ट्स में उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, या फिर स्टैटिक या डायनामिक स्केल इकोनॉमीज़ में अभी समझाती हूँ क्या है। तो किस सेंस में किस तरह के कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन है, राइट।
तो काफ़ी अलग अलग तरह के रीज़न्स के कारण इम्परफेक्ट कंपटीशन अराइज हो सकता है, एंड ये सभी रीज़न्स के लिए अलग अलग तरह की पॉलिसी आपको चाहिए होगी। तो वही मेन बात है। स्टैटिक और डायनामिक स्केल इकोनॉमीज़ होती है। स्केल इकोनॉमी का वही मतलब है कि जितना आप स्केल बढ़ाते जाओगे अपना प्रोडक्शन का, उतनी आपकी पर यूनिट की कॉस्ट गिरती जाएगी, इसलिए आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा पर यूनिट। ठीक है, कि कॉस्ट गिरती जा रही है पर यूनिट की, बट प्राइस वहीं का वहीं है, तो आपको हर यूनिट पे मार्जिन ज़्यादा मिलने लग गया ना, तो वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है। स्टैटिक इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल यही होता है, मतलब जितना मैंने चैट जीपीटी करके पढ़ा है, कि आप अगर आउटपुट ज़्यादा बढ़ा देते हो तो कॉस्ट पर यूनिट गिर जाती है। डायनामिक स्केल इकोनॉमीज़ होता है कि चाहे आप आउटपुट बढ़ाओ मत, एटलीस्ट मुझे ये समझ में आया, मैं एक बार फिर भी कंफर्म करके बता देती हूँ। ठीक है, बट अभी जो मुझे समझ में आया है, डायनामिक स्केल इकोनॉमीज मीन्स कि बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं जिसको, कि अगर आप आज 100 यूनिट बना रहे हो और आज आप 2 साल बाद भी एज अ फर्म 100 यूनिट ही बना रहे हो, बट 2 साल बाद आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, बिकॉज आपने सीख लिया होगा कि उसको कैसे प्रॉपरली बनाना है, तो इसके कारण आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई होगी उसमें। तो तो अब इसके कारण भी इम्परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है कि एक फर्म मार्केट में 10 साल से आई हुई है तो उसको करना आता है चीज़ों को, और जो नई फर्म है वो कम्पीट नहीं कर पा रही है, तो ये सब रीजंस हो सकते हैं, राइट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में इन्होंने क्या बताया है